सुरेंद्र अबारदत जी, आपको पी न्यूज में खैर मकदम है। कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का दौरे कश्मीर है और ये पिछले एक दो हफ्तों में से दूसरा दौरा है वजीर आज़म का। उससे पहले जम्मू सूबे का दौरा हुआ है, अब कश्मीर का दौरा हो रहा है। ये जो दौरे वजीर आज़म है भारत के, तो किस तरह देखते हैं इस दौरे को आप? शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको अब गेम चेंजर के नाम से भी माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक हीलर हैं और दुनिया के अजीम शख्सियतों में एक है। हम सबका सौभाग्य है कि वो आज कल 7 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आते हैं तो उससे पहले सारी दुनिया हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में जानती थी। आज हिंदुस्तान को एक स्टेट विद अथॉरिटी कहा जाता है। जितने भी मुल्कों में प्रधानमंत्री जाते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में भी देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी का रेड कारपेट वेलकम होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सारे ग्लोब में आज नंबर 1 का प्रधानमंत्री है और इसकी अक्कासी, इसका असर, इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे भी है। वो इतने ही हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में है जितना जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों में उसका कारण है। पिछले साल आप कश्मीर घाटी को देखेंगे तो 162 दिन वर्किंग डेज, एजुकेशन डेज मिले हैं कश्मीर को, वो 35 साल के बाद। अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 9 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो बेनिफिट्स लेते हैं। 1,36,00,000 लोग जो टोटल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, सब बेनिफिशरीज है मोदी कार्ड के, हेल्थ कार्ड के। अब हमारी बुजुर्ग माता को या बुजुर्ग किसी बंदे को किसी क्लार्क के पीछे नहीं जाना पड़ता है, किसी VLW के पीछे नहीं जाना पड़ता है कि जो उसका ओल्ड एज पेंशन है। अब ये जो डिस्कोर्स बदला है, इस डिस्कोर्स का असर कश्मीर पे भी है। और जहां तक पिछले 7-8 दिन से हम कश्मीर घूमे हैं तो कश्मीर के आम घर में प्रधानमंत्री की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अमरदास जी, 2014 से लेकर आप क्या बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2024 में क्या अंतर देखते हैं? क्या डेवलपमेंट हुई, या भारतीय जनता पार्टी तब कहां थी और आज कहां है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के लिए काम नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी आवाम के लिए काम करती है। अभी 7 मार्च को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मार्च हम मानते हैं मार्च का महीना बाहर का महीना है, बाहर शुरू हो गया। कश्मीर में स्प्रिंग कहती, तो प्रधानमंत्री खुशहाली लेकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्प्रिंग लेकर आ रहे हैं कश्मीर। तो रही बदलाव की बात, तो कश्मीर में जो आम जनता थी 2014 में, इनके लब सिले थे, इनके होंठ सिले थे, और आज कश्मीर गा रहा है। इस अंतर को समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल पहले श्रीनगर आता तो उसको ये भी पता करना था कि हुर्रियत ने क्या कैलेंडर दिया है, और आज हुर्रियत का खुद का एड्रेस नहीं है। अगर आप 10 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ स्टोन पेल्टिंग और पैलेट का कल्चर जो जम्मू कश्मीर के लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कल्चर खड़ा किया था, तो आज जम्मू कश्मीर सरकार पैलेट नहीं खरीदती है। अगर आप वर्किंग डेज की बात करेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम लागू हो गया। इसको और जिजल करने की जरूरत है, पर एक सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया है कि जहां अब 87 लोग या 90 लोग जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं। अब कश्मीर में 140 डीडीसी मेंबर्स हैं, 137 ब्लॉक चेयरमैन हैं,
2200 सरपंच हैं और लगभग 34 टाउन एरिया कमेटीज के चेयरपर्सन हैं, 3 टाउन एरिया काउंसिल के चेयरपर्सन है और श्रीनगर का अपना मेयर है। एक लीडरशिप जो क्रिएट हुई है या नई लीडरशिप को एक स्पेस देने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस तरह से किसी भी स्टेट को खुद कफील बनाने के लिए जो यहाँ कल्चर था, एक कंसेशनिस्ट कल्चर है, उस कंसेशनिस्ट कल्चर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद उस कल्चर को भी आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेसमेंट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर भी, जैसे हम भारत के आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, भारत के सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी एक सेल्फ रिलायंस स्टेट बने, यहाँ के डिपार्टमेंट्स भी रेवेन्यू जनरेट करें और रेवेन्यू लोगों के जो उनके कंसर्न्स हैं उनमें लगाए। मेरा सवाल ये था कि 2014 में जब पूरा देश जम्मू कश्मीर, खास कश्मीर वादी के लोगों को दहशतगर्द टेररिस्ट के नाम से, इनके नाम से बुलाते थे या उनके जहन में ये था, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा टाइम मिला है, पिछले 10 साल आप लगातार यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या जो बाहर जो कश्मीर मुसलमान का जो मुस्लिम की जो छवि बनी हुई है पुराने सियासतदानों ने या जो बनाया गया है, क्या आपको लगा कि वो छवि जो बाहर कहते कि वही, या कश्मीरी वो नहीं है, कश्मीरी वही ऐसा ही भारतीय है जैसा महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, यूपी का है या और किसी स्टेट का? वो मुझे आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगा आपको कश्मीरी यहाँ पे? देखिए, मुझे कश्मीरी के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ। इसलिए बात दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थे और उनके लीडर थे, वो कश्मीर को हिंदुस्तान से दूर रखने के लिए एक बिचौलिए का रोल करते थे, एक ब्रोकर्स का रोल करते थे। और ये मैं मानता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में पहला एक रीजन होगा या स्टेट होगा जहाँ पॉलिटिकल ब्रोकरशिप भी होती थी। वो कश्मीरियों को हिंदुस्तान से डराते थे और हिंदुस्तान को कश्मीरी से डराते थे। और जब कश्मीरी और हिंदुस्तान थोड़ा नज़दीक आ गए, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात कही कि हम कश्मीर के लोगों को अपने गले से लगाना चाहते हैं, और उस प्रोसेस में जो हमारी पेस रही, जो हमारा कनेक्ट रहा, वो प्रूव हो गया कि जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, जिस 3 बुनियादों पर यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर को भी और हिंदुस्तान को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी, वो दौर अब नहीं है। अगर 2014 की भी बात करेंगे तो मुझे भी याद है कि जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ग्राउंड जीरो में कैंपेन कर रही थी, और उसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का मतलब है कि वो जो ड्यूअलिस्टिक या डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है उसको पनाह दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स को पनाह नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर का कंसर्न वायलेंस था, और भारतीय जनता पार्टी का साथ साथ हम समझते हैं कि कश्मीर का अवाम भी वायलेंस को ना करता है, और जब वायलेंस को ना करता है तो इसका मतलब जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वायलेंस को फॉर्मेट करते थे, बैक एंड में उनको सपोर्ट करते थे, बैक एंड में उनको शेल्टर करते थे, उनका ग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गया। यानी सुनिंदर अमरदास जी का ये कहना है कि जैसा महाराष्ट्र का रहने वाला देशभक्त है, ऐसा कश्मीर भी देश, पॉलिटिशियंस को छोड़कर, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को छोड़कर, उनकी बहुत बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो 3rd 4th कैडर है वो भी इतना आम हिंदुस्तानी है जितना भारत के अन्य भागों में हिंदुस्तानी है। और कश्मीर के मुसलमान ने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट वैसे नहीं दिया। अगर दिया है तो उनके पॉलिटिकल पार्टीज जो एक गुमराह करने वाली तंजीमें थे, चाहे वो पाकिस्तान की शाई पे करती थी या उसका एडवांटेज जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज लेने की कोशिश कर रही थी। आम समाज तो वैसा ही होता है जैसे हर देश में। दफा 370 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। उसके बाद ये पार्लियामेंट जो हमारा सबसे बड़ा ऐवान है, ये
सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंड बाय किया और कहा कि ये फैसला जो पार्लियामेंट ने किया सही है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 370 पर सियासत की बहुत, और अब ये लगता है कि लोकसभा इलेक्शन जिस तरह के बयानात आते हैं इसी 370 पर दोबारा सियासत होती है। और हमें जो लगता है कि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं वो 370 पर ही शुद्ध मत से सियासत करेंगे। तो क्या कहेंगे आप इस एक और सियासत पे? धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करते रहे। देखिए, आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस हैं वो बुनियादी तौर भारत के जो प्रीमेबल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चैलेंज करती थी। आर्टिकल 370 के आड़ में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके घर और उनके वर्कर आबाद हो गए, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। आर्टिकल 370 के आड़ में पिछले 70 साल से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जो प्रो पीपल है। आर्टिकल 370 के आड़ में कश्मीर सब नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर से सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज हो गया, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट ऑर्डर से सेपरेटिस्ट ऑर्डर में चेंज हो गया, और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट ऑर्डर से वो एक्सट्रीम टेररिस्ट ऑर्डर में बदल गया। ये जो जर्नी रही आर्टिकल 370 के आड़ में, ये वायलेंस को लेजिटिमाइज करना, वायलेंस को सोशलाइज करना, ये एक डेंजरस ट्रेंड थी कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के आम लोगों को एक वायलेंस की आग में फूंकने का। और इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 के उन क्लासेस को जो कश्मीर के सियासतदानों को ये अथॉरिटी देती थी कि वो कश्मीर के लोगों को कंटिन्यूटी में एक्सप्लॉइट करे, इसलिए इसका जाना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि लाल चौक आज आप 12 बजे तक जा सकते हैं। पिछले 5 साल में लगभग 5 अगस्त के बाद किसी पैलेट से कोई बच्चा नहीं मरा है, किसी स्टोन से कोई पुलिस वाले के छाती छलनी नहीं हुई। बुनियादी बात है कि कश्मीर को बर्बाद करके, कश्मीर को आग में डालकर सियासत की रोटियां सेकने वाले जो सियासतदान हैं वो अब समझ रहे हैं कि कश्मीर का अवाम अब बेदार हो गया है, और आज वो ग्राउंड जीरो में आपके कहने के अनुसार वो आर्टिकल 370 को लेकर इसको इशू बना सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पर एक बात जो मैं आवाम से कहना चाहूँगा वो कि 3 पार्लियामेंट मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले 5 साल से पार्लियामेंट में थे। एक ऐसा मुद्दा जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट जो सेगमेंट्स थे, उनके कंसर्न्स थे, उनको वहाँ पार्लियामेंट में टेकअप किया है। एक दूसरा, ये 5 साल में किसी भी पार्लियामेंट मेंबर ने अपने पार्लियामेंट में कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है तो कोई डिबेट का कोई मुद्दा हो सकता है। जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता हूं कि डिबेट के लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस के पास कोई भी एजेंडा है। और आज कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा है जो खोखले वादों और जज्बातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस को वोट दे या सपोर्ट करे। लोकसभा इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वादी में कहां पे है इलेक्शन के हवाले? इलेक्शन के हवाले से कश्मीर के दिल की धड़कनें मोदी जी के लिए धड़क रही है। प्रैक्टिकल बात यह है कि वोट की बात हो रही है, क्या ये 3 सीटें जो वादी के हैं भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देख लिये, मैं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रभारी हूं। हमारे 38 डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं। 38 डिपार्टमेंट में हमने एक प्रभारी, एक कन्वीनियर, सभी 38 डिपार्टमेंट्स के बनाए हैं। सभी श्रीनगर के 18 असेंबली सेगमेंट्स में असेंबली वाइज एक प्रभारी, एक कन्वीनर बना है, और सभी 18 असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस आगे आने वाले 10 दिन में खुले।
जम्मू के 2 पार्लियामेंट मेंबर्स का जो उम्मीदवार हैं उनका नाम आ गया, वादी का अभी नहीं है, वादी की कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया। उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? 543 सीटें हैं भारत के पार्लियामेंट में, अभी शायद 195 का लिस्ट आया है। तो दूसरे फेज में जो दूसरा लिस्ट आएगा, तीसरे फेज में जो तीसरा लिस्ट आएगा, तो पार्लियामेंट में जो हमारे यहाँ प्रोसेस है मैंडेट्स का, उसका एक फॉर्म है, तो वो इलेक्शन फॉर्म अपने हिसाब से वो काम करता है। टी न्यूज़ का आपने एक जराया है, उसमें श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से या बारामूला, मतलब इसमें थोड़ा है अभी, जो हमारा सोर्स कहता है कि अमरदार का भी नाम है। अगर अमरदार पार्लियामेंट के उम्मीदवार होते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक जगह पे, तो अपने मुकाबले में किसको पाते हैं दूसरे पार्टी में? नहीं, सुरेंद्र अमरदार का मुकाबला नहीं। तो सुरेंद्र अमरदार जी है तो सुरेंद्र अमरदार जी का मुकाबला सुरेंद्र अमरदार जी से है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जो पार्टी डिसाइड करेगी, तो इसका पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने पार्टी के डिसीजन को सम्मान करे। चलो यही मान लेते, तो मुकाबला किससे होगा? देखिए, मेरा मुकाबला नहीं, हमारा प्यार होगा लोगों के साथ। मुकाबला लोगों के साथ थोड़ी ना होता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी हमको नहीं मालूम, पर भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है वो जब स्टेज आएगा तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको बता दें। मैं कहता हूं, मान लीजिए सुरेंद्र अमरदार जी अगर कैंडिडेट होते, वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे किसके साथ मुकाबला होगा, या जो भी कैंडिडेट होगा दूसरी किस हरी पार्टी से इसके साथ आपका मुकाबला होगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात तो नहीं करूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो भी जिसको भी मैंडेट होगा, तो हमने स्ट्रेटेजाइज किया है कि हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं? देखिए, एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पार्टी में ये ट्रेडिशन। अच्छा, ओवरऑल किससे जम्मू कश्मीर में आपको किस पार्टी से, वादी में किससे मुकाबला लगता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नाम से 370 सीट अभी लगभग आंकलन है हमारा, और 30 सीट एनडीए के है, सब कुछ मिलाकर 400 सीट। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 सीटें हमारे पास। तो अब ये 2 सीट जो हैं जम्मू की, वो अभी जो डिक्लेयर हुई हैं, उनको छोड़कर जो 3 असेंबली ये पार्लियामेंट सेगमेंट्स हैं, ये 371वीं सीट है। इस 371वीं सीट पर जो अर्ज है, इसकी चर्चा तब करेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट डिसाइड कर लेगी। बाकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं उनके साथ कंपटीशन है कि मैं मानता हूं उनके पास एजेंडा नहीं है। वो क्या एजेंडा लेकर लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनके झूठ को पकड़ा है, लोगों ने उनको परखा है। मैं अभी जब कश्मीर में घूमता हूं तो मैं लोगों से सिर्फ 3 सवाल पूछता हूं कि क्या आपने पिछले 5 साल में अपने पार्लियामेंट मेंबर को देखा है? क्या पार्लियामेंट मेंबर आपके गांव आया है? क्या पार्लियामेंट मेंबर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है? क्या पार्लियामेंट मेंबर ने आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में कोई काम किया है? अब जब उनका जवाब बहुत नेगेटिव होता है तो फिर हम कैसे माने कि मुकाबला है? आखिरी सवाल, वापस आता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल के दौरे के हवाले से। जब भी कभी यहाँ वादी में, खासकर जम्मू कश्मीर में, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी आए हैं, या मोदी जी इससे पहले भी आए हैं, तो इस बार भी आ रहे हैं, तो कौन सी खास एक्सपेक्टेशन है या सरप्राइज, कोई तोहफा, कोई पैकेज या कुछ इस तरह का आपके खीमे में पता है कि मुझे यह इंफॉर्मेशन है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे? देखिए, जो सरकार ने अभी तक काम किए हैं उनके इनॉग्रेशंस के प्रोग्राम हैं, और थोड़ी सी जो जानकारी मुझे है कि जो हमारी हजरत बल श्राइन है उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक साइजेबल अमाउंट कल पीएम साहब डिक्लेयर करेंगे, या शायद आज रात को ही करेंगे। और मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी कोई
ایمرجنسی میں نہیں کام کرتے ہیں اور کوئی وہ اچانک کوئی ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, سب کوئی پلانڈ ہوتا ہے. پردھان منتری جی سال کے 365 دن کام کرتے ہیں اور 365 دن ہی آپ دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی اسکیم لانچ ہوتی ہے. کل کے دن میں بھی جو اسکیمز ان کے پلاننگ میں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ڈکلیئر کریں. سنندر امرداس جی, پی نیوز کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. وقت دیا. تھینک یو.